हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में लीगल टू लॉजिकल फैक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 19 ऑफ सीआरपीसी, जो बताया है ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा कैसे ट्रायल किया जाता है, उसका प्रोसीजर बताया है। इसको बोलते हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। और ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन जो था चैप्टर 18 में हम लोगों ने पढ़ लिया 225 से लेके 236 और 237 तक का उसमें प्रोसीजर बताया गया कि कोर्ट ऑफ सेशन कैसे ट्रायल करते हैं, उनका प्रोसीजर बताया गया। आज हम लोग पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट के सामने क्या ट्रायल का क्या क्या फेसेस होता है, कैसे ट्रायल करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, कैसे प्रोसीज किया जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ट्रायल जो मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है पुलिस रिपोर्ट पे, इसको बोलते हैं केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, पहला ट्रायल होता है। दूसरा होता है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट। इस दोनों को मैं एक मिनट में आपको समझा दे रहा हूं क्या है दोनों। एक है केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने एफआईआर किया था सेक्शन 154 में, जो वो प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा था 124 से 76 का, उसके बाद जो ट्रायल चलता है उसको बोलते हैं जो केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, मतलब पुलिस के रिपोर्ट पे जो ट्रायल का प्रोसीजर होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो उसके लिए जो हम लोगों ने कंप्लेन किया था, कंप्लेन डिफाइन है 2D में, और कंप्लेन करते हैं हम लोग मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन जो 200 में हम लोगों ने पढ़ा था, 200, 201, 202। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो लाई करेगा अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। तो इस जो चैप्टर है इसको दो भागों में बांटा गया। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो है केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले छोटी मोटी चीजें जानते हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट इसके संज्ञान लेने के लिए इम्पावर है। तो हमारा जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट दोनों इम्पावर है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास फुल शक्ति है कि इसको आप जो है कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इम्पावर्ड है। और सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो इम्पावर्ड हो सकते हैं अगर उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको टेम्पोररी या कुछ दिन के लिए या परमानेंट शक्ति देते हैं, तब वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी ऐसे केसेस को सुनवाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट जो आज हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे सेक्शन 230, सेक्शन 234 से लेके 243 तक आज पढ़ेंगे। और चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 243 में बताया है कंप्लायंस विद सेक्शन ऑफ 207। तो इसमें क्या बताया है कि ये बोला है जब भी कोई वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, जब भी कोई ऐसा प्रोसीजर होगा, ऐसा सिचुएशन आएगा, तो जब एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट साहब इस बात से सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को कि क्या 207 सीआरपीसी के सेक्शन 207 का जो प्रक्रिया है या वो फॉलो अभी तक किया गया है या नहीं। मतलब प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले वो देखेंगे कि 207 सेक्शन का कंप्लायंस पूरा हुआ है कि नहीं। तो 207 में क्या है, तो 207 में ये देखेंगे कि क्या जो एक्यूज है क्या उसको सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। जैसे कि एफआईआर की कॉपी उनको मिली है या नहीं, 161 का बयान, 164 जो कन्फेशन है उसमें स्टेटमेंट है उसका कॉपी उसको दिया गया है कि नहीं। तो ये सब सारा जो डॉक्यूमेंट की बात करता है वो सेक्शन 207 बात करता है। तो मजिस्ट्रेट साहब पहले सेटिस्फाई हो जाएंगे कि क्या सारा डॉक्यूमेंट एक्यूज को मिला है कि नहीं। एक्यूज को क्यों मिलना चाहिए भैया, एक्यूज को इसलिए मिलना चाहिए कि एक्यूज भी को पता तो चले सारा डिटेल ऑफ द केस, क्या एफआईआर उसके खिलाफ किया गया है, क्या क्या उसके खिलाफ स्टेटमेंट निकल के आई है, क्या कैसा कन्फेशन आई है। तो एक्यूज भी अपने डिफेंस के लिए प्रिपेयर हो जाए, इस वजह से मजिस्ट्रेट साहब सबसे पहले ये सेटिस्फाई करेंगे कि 207 का प्रोविजन पूरा हुआ है या नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 239। इसमें बताया है वेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज कब कर दिया जाएगा एक्यूज को। तो लाइन से लाइन पढ़ेंगे समझ में आएगा। लिखा इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंड अंडर सेक्शन 173। तो कह रहा सारा मैटर को कंसीडर करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर ने 173 के अंदर जो डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट को सौंपा था
173 में जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट पुलिस प्राप्त करती है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करती है। तो सारा मैटर को कंसीडर करने के बाद और अंडर 173 में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको देखने के बाद and making such examination if any of the accused and as the magistrate think necessary after giving the prosecution and the opportunity of being heard। अब देखो, अब उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं पहले प्रोसिक्यूशन को अपने बोलने का समय देंगे कि आप बताइए आप केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। उसको सुनने के बाद फिर एक्यूज या एक्यूज की प्लीडर को सुना जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में मतलब क्या कहना चाहते हैं केस के रिलेटेड, आप कुछ ऐसा बताइए क्या है कैसे है जो भी घटना हुई है ब्रीफ में। द मजिस्ट्रेट कंसीडर द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज टू बी ग्राउंडलेस। सारा मैटर सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन को, एक्यूज को और जो भी डॉक्यूमेंट हो 173 में सबको देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि एक्यूज के खिलाफ जितने भी सेक्शन लगे हुए हैं, जितने भी चार्ज लगे हैं वो ग्राउंडलेस है, मतलब कि प्राइमा फेसी केस बनता हुआ उनको नहीं दिख रहा है। तो उस केस में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा रीजन रिकॉर्ड करके। रीजन मतलब रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कि क्यों उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो एक्यूज को उस केस में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जब कोई भी मामला नहीं बन रहा है, ऐसा मजिस्ट्रेट को लगता है। तो ये है 239। अब देखते हैं 240। इसमें क्या है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट में चार्ज फ्रेम किस सेक्शन के अधीन होता है? तो 240। ठीक है, तो इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज देखिए फिर से पढ़ते हैं। इफ अपॉन सच कंसिडरेशन एग्जामिनेशन इफ एनी एंड द हियरिंग द मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट, देखो सब कुछ तो उन्होंने देख लिया, उसमें क्या है सारा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को उन्होंने देखा। उसके बाद लगा कि क्या है जो सिचुएशन जो बन रहा है, जो केस बन रहा है वो ग्राउंडलेस है, ऐसा कोई केस हमें तो बनता नहीं दिख रहा है, ऐसा मजिस्ट्रेट साहब को पेन लगता है। लेकिन उसी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से मजिस्ट्रेट साहब को यह आभास होता है, ऐसा कानून के जानकार होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अपराध तो घटित हुआ है। इस ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर। उनको लगता है कि इस चैप्टर के तहत जो है ट्रायल करना चाहिए, अक्यूज ने कोई ना कोई अपराध किया है। सच मजिस्ट्रेट इज कम्पिटेंट टू ट्राई, और मजिस्ट्रेट जो है वो खुद कम्पिटेंट है। कम्पिटेंट मतलब उनके ज्यूरिसडिक्शन में, उनके पावर में वो मैटर इंटरटेन किया जा सकता है। कुड बी एक्यूटली पनिश बाय हिम एंड चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। तो कुल मिला के क्या है, सारा उन्होंने डॉक्यूमेंट देख लिया, प्रोसिक्यूशन को सुन लिया, एक्यूज को सुन लिया। उसके बाद मजिस्ट्रेट को साहब को लगता है कि इसको जो है इस चैप्टर के तहत ट्राई किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई प्राइमा फेसी केस बन रहा है। तो फिर एक्यूज वहां पे क्या होगा, एक्यूज के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाएगा। ये बात देखिए, जब डिस्चार्ज क्या कहा जा रहा है, डिस्चार्ज के समय चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा है। आफ्टर डिस्चार्ज अगर वो व्यक्ति डिस्चार्ज नहीं होता है तो 240 में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाता है। चार्ज उस समय मजिस्ट्रेट साहब चार्ज फ्रेम कर देंगे, और चार्ज फ्रेम करने के बाद कोई ऐसा मैटर दिखता है तो बाद में उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, फिर उसको एक्यूट या कन्विक्ट किया जाए। तो इस केस में 240 में एक्यूज जो है उसको एक्यूज के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया जाए। अब इसमें दिखा 240 के सब सेक्शन 2 में बताया है कि जो भी है द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। मजिस्ट्रेट साहब ने जो भी चार्ज फ्रेम किया है उसको एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाएंगे, बताएंगे कि आपके खिलाफ क्या क्या चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, और उनसे पूछेंगे कि जो चार्जेस मैंने आपके खिलाफ फ्रेम किया है सारा मैटर को देखते हुए, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? मतलब आपने क्या ऐसा अपराध किया है? आप अपनी गिल्टी को प्ली करते हैं, अपने अपराध को मानते हैं कि मैंने अपराध किया है? तो फिर एक्यूज उस समय या तो हाँ बोलेगा कि हाँ भैया मानता हूं, या तो फिर बोलेगा नहीं नहीं मानता। अब आते हैं सेक्शन 241 में कह रहा है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी।
प्ली ऑफ गिल्टी का मतलब ये है कि जो चार्ज मजिस्ट्रेट साहब ने फ्रेम किया था उसको स्वीकार कर लिया एक्यूज्ड ने। प्ली ऑफ गिल्टी का मतलब ये हुआ कि गिल्टी को मान लेना। और है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी। तो जब उन्होंने गिल्टी मान लिया तो उसको क्या कर देंगे, कन्विक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का। चलिए इसमें देखते हैं, इफ द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट देयर। तो उनके डिस्क्रिशन पे है कि उनको कन्विक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने प्ली कर लिया तो जो उन्होंने प्ली किया उसको मेंशन करेंगे, अपने उसमें फाइल करेंगे। 242 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब कि जो सरकारी वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे, इसमें है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब है अभियोजन के लिए साक्ष्य, जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उसके लिए क्या क्या एविडेंस है, इसके लिए हम बात करेंगे सेक्शन 242। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड। उन्होंने एक्यूज कह रहा भैया ऐसा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, और ये कहता है कि हम तो आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहेंगे, हम तो मुकदमा लड़ना चाहेंगे, हम ट्राई फेस करेंगे क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। तो मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज अंडर, ठीक, द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए जो है डेट फिक्स कर दिया जाएगा। किसके विटनेस के लिए, प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिए, कि प्रोसिक्यूशन विटनेस के जितने भी गवाही हैं उसको, उसके लिए मतलब एक डेट निर्धारित कर दी जाएगी कि इस तारीख में जो है सबका बयान लिया जाएगा विटनेसेस का। इसके प्रोवाइडेड में, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस द एक्यूज्ड स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस ड्यूरिंग द। इसमें वही बताया जा रहा है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे 167 का बयान किसी विटनेस ने, अगर सपोज करो किसी विटनेस ने बयान दिया, कॉपी एक्यूज्ड को दी जाएगी। 2 में द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इशू अ समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो है मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन दिया कि सर मुझे जो है ऐसे ऐसे दस्तावेज चाहिए, ऐसे ऐसे विटनेस को जो है पेश करना है, इसके लिए आप हमें इजाजत दें। तो मजिस्ट्रेट साहब फिर उनको इजाजत देंगे, ठीक है आप जो है ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप बुला सकते हैं। ये एप्लीकेशन पे सारा प्रोसेस होगा। 3 में ऑन द डेट सो फिक्स द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब जब डेट फिक्स हो गया तो मजिस्ट्रेट साहब बाउंड है कि वो सारा जो एविडेंस आया प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसको सुने, उसको देखे, सोचे, समझे, विचारे। तो जो विटनेस प्रस्तुत होंगे, जो यानी दस्तावेज प्रोड्यूस किया जाएगा उसको मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे, समझेंगे। अब 3 के प्रोवाइडेड में बताया है, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड। तब क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए रोका जा सकता है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, जब तक कि नॉर्मल जो है सबका विटनेस का एक बार एग्जामिन नहीं हो जाता तब तक के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रोका जाता है, और बाकी मजिस्ट्रेट के ऊपर हो सकता है वो अलाउ भी करते। तो इसके 3 के प्रोवाइडेड में सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब 243 में है एविडेंस फॉर डिफेंस। भैया अब तो डिफेंस है तो एक्यूज्ड को भी तो मौका मिलना चाहिए अपने आप को बोलने का कि भैया मैंने जो गिल्टी नहीं कर, मैं तो गिल्टी नहीं हूं, मैं भी अपने खिलाफ में कुछ भी है जो ऐसा है अपना बयान दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एविडेंस फॉर डिफेंस। द एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू इंटर अपॉन हिज डिफेंस। अब एक्यूज को बोला जाएगा कि हाँ बताइए अब आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का विटनेस का एग्जामिनेशन कर लिया, सारा दस्तावेज जो भी था उनके पास उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कोर्ट में। तब बारी आई एक्यूज की। अब एक्यूज से पूछा जाएगा बताइए सर क्या आप अपने उसमें क्या कहना चाहते हैं, अपने फेवर में क्या कहना चाहते हैं।
और मजिस्ट्रेट और जो एक्यूज है कोई भी ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट देता है तो उसको जो मजिस्ट्रेट साहब है उसको फाइल कर देंगे मतलब अपना कहीं ना कहीं उसको मार देंगे इंटरव्यू। उसके 243 के 2 में है, इफ द एक्यूज आफ्टर ही हैज इंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस apply to the magistrate issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross examination or the production of any document or thing, the magistrate shall issue such process unless से पहले अब फिर मजिस्ट्रेट साहब के सामने समक्ष खड़ा होकर एक्यूज या उनके प्लीडर कहते हैं कि सर मुझे आप इजाजत दीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट ऐसे व्यक्ति के पास से लाना है और ऐसे ऐसे व्यक्ति को एज ए विटनेस मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ गवाही के लिए, मैं अपने पक्ष में ऐसे ऐसे सब कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इजाजत दीजिए। तो मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे ठीक है भैया बुला लो। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है, जुडिशियली माइंड अप्लाई करेंगे, फिर उनको अगर ऐसा लगता है कि जो समय मांग रहा है या कह रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा फलाना लिखना उसको बुला लूंगा, ये पागल बना रहा है, इसको जो है इसके पास कुछ ऐसा है नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये बहका रहा है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर उसको फिर मना कर देंगे, कहेंगे भैया तू रहने दे, हमें समझ में आ गई सारी बात, तू रहने दे, मैं तुमको अलाउ नहीं कर सकता। तो उसको या तो इजाजत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, उनके डिस्क्रिशनरी पे है। अगर उनको लगता है कि ठीक है यहाँ सही कह रहा है एक्यूज, तो उसको तो कह देंगे ठीक है भैया ले लो समय। अगर उसको लगता है उनको लगता है तो फिर मना कर सकते हैं, और अगर वो मना करेंगे तो उसका फिर रीजन करेंगे। देखिए पूरे सीआरपीसी पूरे कानून में अगर कभी भी कोई भी जज साहब, कोई भी मैजिस्ट्रेट साहब, कोई भी जस्टिस अगर कोई भी चीज को एक्सप्रेसली बताते हैं या किसी चीज को ऑर्डर देते हैं या किसी चीज को ऑर्डर नहीं देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर एक केस में उनको रीजन लिखना अनिवार्य होता है। वो रीजन बताएं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर उसको जेल भेज रहे हैं तो ऐसा क्यों भेज रहे हैं, अगर उसको जेल नहीं भेज रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं भेज रहे हैं। मतलब कि कुल मिला के सारा जो रीजन है वो हर एक केस में उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी अपील किया जाएगा तो अपीलेट कोर्ट के द्वारा उसको देखा तो जाएगा कि क्या रीजन दिया था लोअर कोर्ट ने, कि क्या ऐसा रीजन था जिसके बिहाफ पे इन्होंने मना कर दिया कि भैया इस डॉक्यूमेंट को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अच्छा इस डॉक्यूमेंट को आप लेते आइए। तो ये सब के लिए, और इसके प्रोवाइडेड में लिखा है व्हेन द एक्यूज हैज क्रॉस एग्जामिनेशन और हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग हिज डिफेंस, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied as necessary। कह रहा है कि जिसको आपने पहले ही एग्जामिनेशन कर लिया है, एक्यूज ने जिस व्यक्ति का, जिस विटनेस का पहले ही एग्जामिन कर लिया है ऑलरेडी, उसको दोबारा इजाजत नहीं देंगे कि हाँ भैया तुम अब इसको क्यों बुला रहे हो यार, एक बार तो कर लिया सारा पूछताछ, अब क्यों बुला रहे हो, हाँ ऐसा। लेकिन अगर फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं चलो ठीक है बुला लो, हो सकता है कुछ ऐसा चीज बच रहा हो, तो इसके डिस्क्रिशनरी पे है, उसको अलाउ भी कर सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि उसको बुलाया नहीं जाएगा अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होता, वरना तो भाई सब कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होता है मजिस्ट्रेट का, है ना। अब है 3 में, द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस, मजिस्ट्रेट जो है किसी भी विटनेस को बुलाने से पहले ऑन द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, मतलब कि जो एक्यूज ने एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन को देखते हुए मजिस्ट्रेट साहब किसी को बुलाने से पहले required the reasonable expense incurred by the witness in attending the purpose of the trial to be, तब ये कह सकता है एक्यूज को कि ऐसे ऐसे विटनेस जो यहाँ पे आएंगे, प्रस्तुत होंगे, गवाही देंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, कितनी दूर से आएंगे, कितना खर्चा करके आएंगे, कितना समय बर्बाद करेंगे, इसके लिए आपको कुछ रकम जो है कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, जिससे कि जो विटनेस आएगा उनको जो उनका समय बर्बाद हुआ है, जो भाड़ा लगे हैं, जो खर्चा पानी है, उनको दिया तो जाए, अपना काम धंधा छोड़ के वो आ रहे हैं। तो ऐसा मजिस्ट्रेट साहब कह सकते हैं। तो 243 तक हमने पढ़ लिया है, 238 से लेके 243 तक देखिए ये प्रोसीजर किए जाते हैं, और यह 248 एक सेक्शन जो है वो दोनों में कॉमन है। तो आप चीजें समझने की कोशिश करिएगा, मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं,
अगर कुछ चीजें समझ में कभी कभी नहीं आती है, मुझे भी ऐसा हुआ करता था, मैं भी किसी का वीडियो देखता था क्लास ले, तो कभी कभी चीजें समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि हम किसी चीज पे कंसंट्रेशन होकर उसको नहीं देख पाते। तो कभी कभी फिर क्या करिया करिए, रिवाइंड कर लिया करिए, दोबारा देख लिया करिए, गारंटी देता हूं समझ में आएगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें और कर दिया करिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।